जी, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है रेजोनेंस। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स देखी थी, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस देखी थी। और आज हम लोग नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इफ़ेक्ट और रेजोनेंस दो अलग चीज़ें हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का पूरे सिस्टम के ऊपर फैल जाना। ठीक है, चीज़ें फैलाने से या चीज़ों के डिस्पर्सल से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, मान ले एक मालिक्यूल के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है कहीं पे, अगर वो चार्ज पूरे मालिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो रेजोनेंस भी इसी चीज़ को डील करेगा। ठीक है, अगर इसकी थ्योरी की बात करें, आप देखें कि ओजोन O3, ओजोन, इसका स्ट्रक्चर क्या है? O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव। ये बॉन्ड डबल है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो लेंथी होता है, थोड़ी लेंथ उसकी बड़ी होती है, और डबल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब ये बॉन्ड छोटा है और ये वाला बॉन्ड बड़ा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ओजोन जो है वो इस तरह पाई जाती है, डबल बॉन्ड O, उसके बाद यानी कि ये बॉन्ड लेंथ फाइंड की गई तो ये एग्जैक्ट डबल बॉन्ड के इक्वल नहीं आती, बल्कि डबल बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी आती है और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी छोटी आती है। यहाँ पे प्लस चार्ज भी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आते होंगे और ये इधर ट्रांसफ़र होते होंगे। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये लेंथ ना तो एग्जैक्टली डबल है और ना ये एग्जैक्टली सिंगल है, और ये ना एग्जैक्टली सिंगल है और ना ये डबल है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। तो जब कुछ इस तरह का फिनोमेना हो रहा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना तो ओजोन ऐसी है ना ऐसी है, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ओजोन का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड है ये सिंगल भी नहीं है और पूरा डबल भी नहीं है, बल्कि ये पार्शल बॉन्ड है, और ये भी क्या है? पार्शल बॉन्ड है। यानी कि ये दो तरह का करैक्टर रखता है, सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी। मतलब कहने से अगर इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड माने और इसको डबल बॉन्ड माने तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? डेड बॉन्ड जैसा होगा, 1.5 जैसा, और इसी तरह ही ये भी बॉन्ड होगा। ठीक है, मतलब ना तो ओजोन की असली शेप ऐसी है और ना ओजोन की ऐसी है। ओजोन का मालिक्यूल यानी कि O3 इस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ इक्वल आती हैं। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये छोटी, ये बड़ी, ये बड़ी और ये वाली छोटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओजोन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि जिससे बॉन्ड लेंथ का डाटा हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट आ रहा है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला छोटा बॉन्ड आएगा, ये बड़ा, और नेक्स्ट लम्हे ये वाला बड़ा और ये छोटा। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ना ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड आ रहा है, ना ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कुछ पार्शल बॉन्ड या डेड बॉन्ड जैसा आइडिया आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से उठ के यहाँ पे भी जा रहे हैं और अगले लम्हे यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं सिस्टम के ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। इसी तरह बड़ा एक फेमस मॉलिक्यूल है, ये आपने देखा होगा, बेंजीन। ठीक है, इसको बनाते ऐसे हैं, इसको बोला जाता है बेंजीन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि शुरू जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कवरीज हो रही थी तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए इस तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूले डेवलप किए जाते थे। तो बेंजीन जो डिस्कवर हुई थी वो 1780s में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, 1780s के अंदर जब इसके स्ट्रक्चर डेवलप करने की बारी आई तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे
और मोर देन 50 स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे, जिनमें से एक ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि उस दौर में रेजोनेंस का आइडिया नहीं था, और बेंजीन एक पहला मालिक्यूल था कि जिसके अंदर रेजोनेंस हो रही थी, इससे पहले रेजोनेंस नहीं पता था, तो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। जैसे अगर आप देखें कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले ये और ये वाले, ठीक है, ये वाले किसने दिए थे? कैक्यूल ने या कैकुले ने दिए थे। उसके बाद ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं, ये साइंटिस्ट थे देवार नाम के, उन्होंने दिए थे, ये दिए थे देवार नामी शख्स ने, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने इस तरह का प्रिज्म वाला स्ट्रक्चर भी दिया था, ठीक है, प्रिज्म लाइक, ठीक है। ये थे हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि एक अलग से साइंटिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट, उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। बेयर साहब ने इस तरह का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपके पास थील साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि पार्शियल बॉन्ड जैसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो उस दौर के अंदर थील साहब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ इनसे सेटिस्फेक्शन ली गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही इनको सपोज स्ट्रक्चर हैं। जैसे कैकुले साहब ने कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसके एविडेंस में उन्होंने रिएक्शंस भी दिए। देवार साहब ने भी ये स्ट्रक्चर प्रपोज किए और इसके एविडेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस दिए होंगे। सब साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ सपोर्टिव एविडेंस दिए गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? ये कोल तार से एक लिक्विड निकाला गया, और मान लें आपके पास बेंजीन है और आपको नहीं पता इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आपके पास तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही मौजूद है, और लिक्विड फॉर्म के अंदर जब मौजूद है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप करेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप किया जाएगा तो उसका कंबस्शन एनालिसिस किया जाएगा, मतलब बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जीज़ का डाटा भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा होता है? रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखें, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या है, कैसा है? 1 2 3 4 कार्बन, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है? ईन बॉन्ड है। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइईन। और जब इसके ऊपर HBr ऐड किया गया, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और 1 मोल लिया गया या एक इक्विवेलेंट लिया गया, इक्विवेलेंट का मतलब एक ही डबल बॉन्ड के ऊपर ये अटैच हो सकता है। तो HBr से क्या निकल के आता है? HBr से ये हमें H+ देता है और साथ में Br नेगेटिव देता है। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि 1 मोल लिया, किसी एक तरफ ये डबल बॉन्ड को अटैच हो जाएगा। कैसे? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। आप ऐसे तोड़ें कि इस तरफ क्या रख लें? नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या बना लें? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे। तो अब जब जोड़ेंगे आप HBr को, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? इसकी तरफ H आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इसकी तरफ क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हम ये वाला प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली एक्सपेरिमेंटली हमारे पास रिज़ल्ट ये आए कि डबल बॉन्ड सेंटर में ट्रांसफ़र हो गया, डबल बॉन्ड सेंटर में ट्रांसफ़र हो गया, एक तरफ हाइड्रोजन आया और दूसरी तरफ ब्रोमीन आ गया। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेजर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वाला हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, ये वाला मेजर प्रोडक्ट आया, ठीक है। हम तो ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि डबल बॉन्ड है, HBr ऐड होगा, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा, HBr आके जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल हो गया, दैट वाज सरप्राइज। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ख़त्म हो गए। अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हुआ होगा, तो दरम्यान वाला क्या हो गया? डबल।
जहाँ से उठ के गया है यानी कि टूट के बांड गया है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ गए हैं, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ चुका होगा प्लस, और ये बांड शिफ्ट हो गए यहाँ पे आ गया होगा और यहाँ पे क्या आ चुका होगा माइनस। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं सी डबल बांड सी सिंगल बांड सी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के दरमियान में गए हैं, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा प्लस चार्ज, और ये डबल बांड जो है ये टूट के इसके ऊपर आ गया होगा तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और उसी लम्हे के अंदर क्या हुआ होगा यहाँ पे Br आके जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ चुका होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है ये वाला, ठीक है, और Br इस प्लस के पास आ गया होगा तो ये वाला बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही जगह नहीं रुके हुए बल्कि वो चल फिर से रहे, जैसा कि डबल से सिंगल हो गया फिर डबल यहाँ से टूट गया। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, लेकिन इस प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है उसको बोलते हैं रेजोनेंस, मतलब कि इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है जिसकी वजह से इस तरह की ये प्रोडक्ट दे रहा है। 1,3-ब्यूटाडाइन को अगर ड्रा करें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हुए होंगे, यहाँ से यहाँ उठ के गए हैं और ये वाले उठ के इस कार्बन पे चले गए हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 नेगेटिव, और यहाँ से टूट के गए यहाँ पे प्लस। ठीक है ना, ये इसकी अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई जाए तो आप ये देखें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद CH उसके बाद फिर CH, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब पहले और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, ये एक इस तरह ऑर्बिटल पड़ा होगा, ठीक है, और इनके बीच में तो ओवरलैपिंग। अभी इस स्ट्रक्चर का अगर ये ड्रा करें ऑर्बिटल डायग्राम तो कैसे होगा, ये इस तरह और ये यहाँ पे इस तरह होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये डायग्राम इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसमें बॉन्डिंग ऐसी है, लेकिन जब ये रेजोनेंस में गया होगा तो कैसे हुआ होगा, सिग्मा स्केलेटन ड्रा करें CH हाइड्रोजन CH CH CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हुआ होगा ये ऑर्बिटल इसी तरह ही इसके पास मौजूद होंगे। इनको बोला जाता है p ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड जो बनता है p ऑर्बिटल से बनता है। अब क्या हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ये दो ओवरलैप किए हुए हैं और ये वाले दो ओवरलैप किए हुए हैं, इसने क्या किया होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे इस ऑर्बिटल से और इसके साथ ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब इसके साथ कब ओवरलैप करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, मतलब ये वाले वापस चले गए होंगे, तो अब इसके चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्योंकि उठ के गए इन ऑर्बिटल में थे तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से प्लस चार्ज, जो कि ये ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सम अप करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं HCH CH 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये वाला ये वाला ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल। आप ऐसा करें कि इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखें, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। देखें ना, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं इनमें से, मतलब एक वक्त था कि यहाँ पे इनके बीच में ओवरलैपिंग थी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग थी, मतलब क्या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग और इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग। जब ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर रखेंगे तो दरमियान वालों के बीच में भी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस पे ऊपर क्या चार्ज आ रहा है इस ऑर्बिटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है प्लस चार्ज। इसको डेल्टा से नेगेटिव कर देंगे और इसको डेल्टा पॉजिटिव कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम के ऊपर यानी कि 4 कार्बनों के ऊपर डिस्पर्स्ड है। क्या है, 4 कार्बनों के ऊपर डिस्पर्स्ड है, एक कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और एक कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। अगर इसको सिंपली हम लोग जाहिर करें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं
CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है। और इस पे चार्ज क्या रखेंगे, माइनस डेल्टा, और इस पे प्लस डेल्टा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या जाहिर कर रहा है, ये स्ट्रक्चर ये जाहिर कर रहा है कि ये जो बॉन्ड लेंथ्स हैं, ये मॉलिक्यूल तो बता रहा है कि ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। अगर 1,3 ब्यूटाडाइन ऐसे रहती है तो डबल, ये सिंगल, ये डबल आएगा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स या एनालिटिकल टेक्निक्स क्या बताती हैं कि हर एक बॉन्ड इक्वल लेंथ का है। इसका मतलब क्या है कि हर एक बॉन्ड इस तरह का है, हर एक बॉन्ड क्या है, इस तरह का है। ये डेड बॉन्ड जैसा है, ये भी डेड बॉन्ड जैसा है, और ये भी 1.5 बॉन्ड जैसा है। ना तो ये एग्जैक्टली डबल हैं और ना ये एग्जैक्टली सिंगल हैं। इसका मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो और कोई एक स्ट्रक्चर उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस ना कर सके और एक ऐसे स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़े जो कि इमेजिनरी हो, तो मान जाएं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कैसे? अब 1,3 ब्यूटाडाइन ना तो ऐसा है, 1,3 ब्यूटाडाइन ना तो ऐसा है, 1,3 ब्यूटाडाइन फिर कैसा है, इस तरह का। यानी कि जब वो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर मौजूद है या गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है तो 1,3 ब्यूटाडाइन इस तरह का बन के रहेगा। लेकिन अब इसका क्या करें, फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन शो करना है, इसको तो नहीं यूटिलाइज़ करेंगे। डेड बॉन्ड का क्या हिसाब किताब रखें, इन चलते फिरते इलेक्ट्रॉनों का या डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉनों का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैकेनिज़्म को शो करने के लिए हमें इन दो स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है, और वो दोनों स्ट्रक्चर इसी से मिलके बने हैं, ठीक है। जैसे हमने दो स्ट्रक्चर को मिलाया तो ये बना है ना, तो इसको अगर तोड़ें तो यही कहा जाता है। तो कहीं पे जब 1,3 ब्यूटाडाइन के रिएक्शन शो करने होते हैं तो इससे सहारा लेते हैं, जब कहीं और रिएक्शन शो करने तो इससे सहारा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 1,3 ब्यूटाडाइन कैसा है, ऐसा है। तो ये दो फॉर्म्स क्या हैं, इसकी फेक फॉर्म्स हैं या सूडो फॉर्म्स हैं। इनको बोला जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या होंगे फिर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, या इसको सूडो फॉर्म्स भी कहते हैं, सूडो फॉर्म्स। और इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल मॉलिक्यूल की शेप को कौन बता रहा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती हैं, वो फेक फॉर्म्स होती हैं जो हमें ज़रूर सहारा देती हैं रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। मतलब कहने का कुछ प्रॉपर्टीज़ ये डिस्क्राइब करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये डिस्क्राइब करेगा, दोनों को मिला जुला के हम लोग क्या करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो दोबारा अगर इसको सम अप करें कि जब कोई एक मॉलिक्यूल एक्चुअल फार्मूला से ना ज़ाहिर किया जा सके, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा फेक स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़े और रेजोनेंस हाइब्रिड का हम लोग कुछ इस्तेमाल ना कर सकें, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रही होती है, रेजोनेंस हो रही होती है। अब बेंजीन को अगर देखें हम लोग, तो इसके जो एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये वाले, ये वाला, ये कैक्यूल ने दिए थे 2 स्ट्रक्चर्स हमें, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब ना तो बेंजीन ऐसी है ना तो बेंजीन ऐसी है, तो फिर बेंजीन कैसी होगी, इन दोनों को मिला के। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो कैसी बनेगी, ये तो सिंगल बॉन्ड, ये एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर, मतलब कि ये रख लिया, ये इसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे जाहिर कर देते हैं गोल दायरे की शक्ल के अंदर, ठीक है। जो बेंजीन का राइजुल वक्त स्ट्रक्चर है वो ये है। ये दायरा लगाने का मकसद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम के ऊपर डिस्पर्स्ड है। अगर तो बेंजीन ऐसी होती, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे लेंथ आती हमारे पास, मतलब कि
ए से बी बॉन्ड की लेंथ कितनी आती, डबल वाली, बी से सी कितनी आती, सिंगल वाली, और सी से डी कितनी आती, डबल वाली, डी से ई कितनी आती, सिंगल, ई से एफ वाली कितनी आती, डबल, एफ से ए वाली, सिंगल। लेकिन आपको तो पता है कि बेंजीन इज़ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है सारी साइडें बराबर है उसकी। अगर तो बेंजीन कुछ इस तरह का होती, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो फिर बॉन्ड लेंथ का डाटा अलग आना था। लेकिन रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है कि सारी लेंथ्स बराबर हैं, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ फिर इक्वल होंगी। जब बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं आपके पास, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर भी क्या हो रहा होता है, रेजोनेंस है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं रेजोनेंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले the resonance hybrid has lowest energy and maximum stability। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है और लोएस्ट एनर्जी रखता है। ज़ाहिर सी बात, जिसकी एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। अब ये वाला क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, मतलब रिएक्शंस के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहीं पे अटैक शो करना है तो इस गोल दायरे का क्या अटैक शो करेंगे, हाँ इनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसको कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते इसकी। लेकिन होता क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे कम एनर्जी रखने वाला। अब बेंजीन को पूछे कि आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, आप कहेंगे ये वाला, क्योंकि ये स्टेबल है और मिनिमम एनर्जी रखता है। आप कौन सी चीज़ों को यूज़ करके बेंजीन की स्टडी करेंगे, इन दोनों को इस्तेमाल करके। लेकिन एक्चुअल में बेंजीन कैसा है, ऐसा है। मतलब बेंजीन की जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ये डिस्कस करेंगे वहाँ पे इनसे काम चलाएंगे, और जहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर करेगा वहाँ पे उससे काम चलाएंगे। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल बेंजीन कैसी है, इस तरह की है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जो बेंजीन का हर एक मालिक्यूल है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड की लोएस्ट एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद सेकंड थिंग, the resonance structures are imaginary and have practical significance। ठीक है, बेंजीन की कहीं पे स्टडी करनी है तो इन्हीं से काम चलाएंगे। इनका मतलब इनकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मौजूद है और इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और इनको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को, इन दोनों को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनको एक और नाम भी दिया जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड एज canonical forms। ठीक है, they are called as canonical forms। उसके बाद stable canonical form contributes more। अब देखें बेंजीन के स्ट्रक्चर या हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रा करें, ये भी है आपके पास,
ये भी है आपके पास, दीवार ने जो दी थी 3 स्ट्रक्चर ये भी हैं आपके पास, ठीक है, ये वाली और भी कई हैं। लेकिन आप देखें कि इनकी अगर एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए, ये सेम एनर्जी के हैं, ये तीनों सेम एनर्जी के हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ दीज 3 इज़ हायर देन दीज 2। इसका मतलब इन पांचों में से स्टेबल कौन से हैं? ये वाले 2। तो इन 2 को क्या बोलेंगे? मेजर कंट्रीब्यूटर। इनको क्या बोलेंगे? माइनर कंट्रीब्यूटर। इनको क्या बोल देंगे? माइनर कंट्रीब्यूटर। आप ऐसे माने कि एक चीज़ के कई स्ट्रक्चर्स हैं, उन कई स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सबसे स्टेबल तरीन है ना, वो क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो माइनर कंट्रीब्यूटर, और जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा हो और माइनर कंट्रीब्यूटर से कम हो उसको बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन के। लेकिन बेंजीन के अंदर परसेंटेज देखा जाए तो ये वाले मेजर होंगे और ये वाले माइनर होंगे। ठीक है, ठीक होगी बात। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ minimum energy and contributes the most। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन करता है? यही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैविंग lowest energy has maximum stability and contribute more। ठीक है, अच्छा उसके बाद the molecule having equal RS is more stable। यानी कि एक मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों वो सेम बन रहे हैं रेजोनेंस के बाद, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स। लाइक ये देखें RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा? RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो अब देखें कि इसका रेजोनेंस करवा के ये स्ट्रक्चर बना है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? सेम हैं। तो इस केस के अंदर इसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। ठीक है, होंगे कि जिनके इक्वल RS बन रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? इक्वल RS का केस बोला जाता है। उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर imaginary, a resonance hybrid is actual। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये वाले 2 और ये वाले 5 स्ट्रक्चर्स, ये क्या हैं? ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, और ये वाला क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। बेंजीन एक्चुअल में कैसा है? ऐसा है। तो रेजोनेंस की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स is called as resonance। पैरेलल p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डिस्पर्स हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना इनका नहीं है। सिग्मा से कौन किसका लेना देना? इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है,
मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइल, ये पहले भी एग्जांपल ली हुई है। अब अगर इसके हाइड्रोजन पूरे करें H2 H H और H2, ठीक है, ये कैसे रेजोनेंस होगी, ये इधर और ये वाला इधर। तब कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे H2C सिंगल बॉन्ड CH CH और CH2, ठीक है। इस पे क्या चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज जनरेट हो चुका है। अगर इसकी हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो हाइड्रोजन C हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH CH C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऑर्बिटल कैसे होंगे, ये इस तरह के, ठीक है। और इसमें ओवरलैप किसके किसके में बीच में हुआ हुआ है, पहले 2 कार्बन्स और ये 2 कार्बन्स, और ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं P ये पैरेलल है इस तरह, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जा सकते हैं, कोई भी एक परपेंडिकुलर आ गई तो रेजोनेंस रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए लिखा है पैरेलल P ऑर्बिटल्स होने चाहिए, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब रेजोनेंस हो रहा है तो नेक्स्ट अगर बनाएंगे हाइड्रोजन C हाइड्रोजन CH CH C हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और अगर ऑर्बिटल बनाए जाएं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब इसका इस पे प्लस चार्ज आ चुका है, इसका खाली हो चुका है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो चुका है ये, और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन चुका है 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से उठ के इसमें चले गए हैं, यानी कि ये देखें ना, ये तो सेम है ऑर्बिटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चले गए हैं और इससे उठ के इसके एक ही ऑर्बिटल के अंदर इकट्ठे हो गए ये वाले। तो पैरेलल P ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों का घूमना क्या कहलाता है, रेजोनेंस फिनोमेना कहलाता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग एक कलेक्टिवली बनाएं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसे होगा, आपके पास हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन CH CH C हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसके ऑर्बिटल्स कैसे हैं, ये वाले, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, सब में घूम रहे हैं, यहाँ से उठ के यहाँ ये जा रहे हैं, और यहाँ से उठ के यहाँ, और यहाँ से उठ के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब पूरा सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड है पूरे सिस्टम के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, इस कार्बन के ऊपर, तो क्या लगा देंगे, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ से उठ के गया है तो डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड, सो क्या बोला जाता है RH। और ये क्या कहलाएंगे फिर, कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म्स को आप ऐड करें तो वो क्या बन जाएंगी, रेजोनेंस हाइब्रिड ही बन जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ होल अबाउट रेजोनेंस फिनोमेना। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होती है, और रेजोनेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं हम लोग किस तरह ड्रा करते हैं, इनके क्या रूल्स हैं, ठीक है। थैंक यू।